Assalamualaikum everyone. Today our topic is atomic structure, quantum mechanics and atomic spectroscopy. It's a test number 3. Question number 1 is the energy of an MR is 3 multiplied by 10 raised to minus 12 Earth. What is its wavelength in nanometer? तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा E इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से आया है? प्लांक्स इक्वेशन से आया है. प्लांक्स इक्वेशन है एच ई इज़ इक्वल टू एच म्यू. तो म्यू जो है वो सी बाय लैम्डा के इक्वल होता है. सो वी कैन पुट सी बाय लैम्डा इंस्टेड ऑफ म्यू. ठीक है, तो ये देखें, ये सी ओवर लैम्डा हो गया. एच प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 8 ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे. लैम्डा की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट करनी है हमने, तो लैम्डा की जगह एनर्जी की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि जो ये लैम्डा है ये यहाँ पे आ जाएगा, एनर्जी आएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में. तो एनर्जी की वैल्यू ये क्वेश्चन में दी हुई है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू माइनस 12 है. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 12. ठीक है, ये हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू. तो अब ये -12 है, ये वैल्यू है अर्ज में. हमने इसको जब जूल में करना है तो 1 अर्ज इज इक्वल टू 10⁻⁷ जूल के इक्वल होता है. ठीक है, तो वो साथ में पुट करेंगे तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा. -7 ऐड हो जाएगा, तो ये -19 हो जाएगा. तो इसको मैं यहीं पे -19 कर देती हूँ. ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 6.62.5. क्वेश्चन नंबर 2, बामा सीरीज़ लाइज इन द विजिबल रीजन में ये लाई करती है. हमारे पास जितने ये सीरीज़ हैं उसके मैं नेम्स लिख देती हूँ, निमोनिक्स भी बता देती हूँ ताकि आसानी रहे याद करने में. लाइमन, फिर बामर, और इसके बाद आता है पश्चन. सारा नहीं लिख पा रही यहाँ पे. ब्रैकेट और पफंड, इतना सा लिख देती हूँ. और साथ में लास्ट पे हेम्फ्रे भी होता है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ये फर्स्ट वाले हैं ये यूज़ होते हैं. इसको जो याद करना है आप लोगों ने वो करना है लो बीपी, बीपी हाई. ये है जी लो, ये बीपी का, ये बीपी हाई. ठीक है, लो बीपी, बीपी हाई. अब ये किस किस रीजन में फॉल करते हैं ये भी देख लें, ये आसान. ये लाइमन यूवी में करता है, और वी से याद रखना है कि इससे नेक्स्ट वाला विजिबल है. और बाकी जितने हैं पश्चन, ब्रैकेट, पफन, ये सारे जो हैं वो आईआर में फॉल करते हैं. आईआर रीजन है इनका, तो यहाँ पे आईआर में लिख देती हूँ. ठीक है, पहला यूवी फिर विजिबल, बाकी सारे आईआर में. क्वेश्चन नंबर 3, पॉजिट्रॉन प्रोड्यूसेस डैश व्हेन कंबाइंस विद एन इलेक्ट्रॉन. तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का. तो एंटी पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा उसके साथ एनहिलेशन होगी एक्चुअली, और गामा रेस वहाँ से होंगे. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको कंसीडर करें ये नेगेटिव साइन के साथ, और इसके साथ जब पॉजिट्रॉन मिलेगा, एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इस पे साइन होता है, बाकी ये इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है. एनहिलेशन होती है इनकी, हमारे पास 2 गैमा पार्टिकल, गैमा रेस यहाँ से निकलेंगी. ठीक है, तो 4 आगे क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं ये रेडियो वेव्स के सबसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसको याद कैसे करना है. सबसे पहले रेडियो वेव्स हैं, ठीक है, और इसके बाद माइक्रो, इसके बाद आईआर, फिर विजिबल, और इसके बाद यूवी, एक्स रेस, फिर गैमा. ठीक है, एक निमोनिक्स है इसका, इसको जैसे मैंने याद किया हुआ है, इतना एप्रोप्रिएट नहीं है लेकिन आपको भूलेगा नहीं अगर आप इस तरह याद करते हैं. अच्छा, रेडियो से आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि रिमेंबर, माइक्रो से मी, आईआर से आई, विजिबल के लिए विजिट, रिमेंबर मी, आई विजिट, यूवी का यू है तो योर,
एक्स से एक्स और गैमा से कुछ भी कर लें, गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ये अब याद रखने के लिए ये एक कमेंट्स में मैंने देखा था, तो यहाँ से मुझे याद रह गया। रिमेंबर मी आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, इसी सीक्वेंस से याद रखेंगे तो सबसे जो हमारा आंसर होगा रेडियो वेव्स होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ इसी की होती है। आगे मूव करते करते वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है और एनर्जी इंक्रीज़ करती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अफबव रूल इज़ वायोलेटेड एंड कैल्शियम विल बी इन। अगर अफबव रूल को वायोलेट करें या हो तो फिर क्या होगा, जो कैल्शियम का है इलेक्ट्रॉन वो 3D में चले जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि वो 4s में जाए। वैसे अमूमन कैल्शियम जो है, कैल्शियम का हमारे पास होता है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैसे जो अमूमन होता है ना वो होता है 4s2 में, S2 में ये कैल्शियम का होता है। लेकिन अगर अफवाह को रूल को फॉलो ना करें तो 4s की जगह वो 3D में चला जाएगा। तो 3D में जब जाएगा तो हमारे पास ये है वो D ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, 4s की जगह 3D में जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया D ब्लॉक। नेक्स्ट इज बैंड स्पेक्ट्रा इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। बैंड स्पेक्ट्रा का सेकंड नेम जो होता है ना वो होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल्स ही देते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, वो हम लोग को मिलती हैं जो कि बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, तो वो बैंड्स की तरह नज़र आते हैं। अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा की बात करें तो लाइन स्पेक्ट्रा ऐसे होता है, ये लाइन नज़र आ रही है इस तरह, डिफरेंट कलर्स की भी हो सकते हैं। लेकिन जो अगर हम बैंड स्पेक्ट्रा की बात करें ना तो इसमें ये होता है कि एक ग्रुप है, ये एक बैंड नज़र आ रहा है आपको, और हो सकता है कि यहाँ पे एक ऐसे ग्रुप ऑफ लाइंस होती हैं जो बहुत क्लोज होती हैं एक दूसरे के, तो बैंड की तरह नज़र आती हैं। तो इस तरह करके आपको बैंड नज़र आएगा ये, तो ये बैंड स्पेक्ट्रा। तो ये मॉलिक्यूल्स हमें देते हैं इसके केस में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रेडिएट करते हैं, रोटेशनल कर सकते हैं या वाइब्रेशनल कर सकते हैं, दोनों भी इकट्ठी एनर्जीज को रेडिएट कर सकते हैं, इसलिए मॉलिक्यूल्स आंसर होगा। हु मॉडिफाइड बोर्स थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन पाथ। ये हमारे पास समरफील्ड इसने दिया था। समरफील्ड के नेम, इसका मैं एक दफ़ा थोड़ा सा डिटेल आंसर जो है वो पुट कर भी दूंगी इसमें, जिसने पढ़ना हो वो पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका ये था कि जो बोहर था उसने कहा था इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं इसके। फिर समरफील्ड ने कहा एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं। वैसे इसने ये कहा था कि सर्कुलर भी हो सकते हैं। इसने एक्सप्लेन किए थे फाइन स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन एटम का, सॉरी। तो समरफील्ड का और इसका मैं एक दफ़ा वैसे सेंड वो कर भी दूँगी इसके साथ ही पिक्चर, तो आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा डिटेल आंसर। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्युलर लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फिर ये स्प्लिटिंग हो तो स्टार्क इफेक्ट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फिर स्प्लिटिंग हो तो वो जीमैन इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड विद बेरिलियम टारगेट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस्ड नोन एज। न्यूट्रॉन डिस्कवरी अगर पढ़ा हुआ है तो वहाँ पे ये बड़ा क्लियरली लिखा भी हुआ है, इसकी इक्वेशन में लिख देती हूँ कि बेरिलियम है 49, जब इस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम ही होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, करते हैं तो कार्बन 12 6 और इसके साथ न्यूट्रॉन बनते हैं। ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में यह है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा होगा कि न्यूट्रॉन आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो है वो दोनों को, फोटोइलेक्ट्रिक और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस दोनों को करती है, बोथ ए एंड बी। एक्चुअली इसमें क्या था कि मैक्सवेल ने वेव नेचर दी थी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन इसको कर देती हूँ कि मैक्सवेल है उसने वेव नेचर एक्सप्लेन की थी। उसने कहा था वेव नेचर होती है एमआर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो उस बेस पे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन वाले जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिनोमेना एक्सप्लेन हो गए थे। लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि नेचर ऑफ जो एमिशन होती है रेडिएशंस की हॉट बॉडीज़ से या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, मैक्सवेल की बात कर रही हूँ कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। फिर ब्लैक बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ब्लैक बॉडी हमारे पास होती है कि कोई भी आइडियल बॉडी जो कि एमिट या एब्जॉर्ब करती है रेडिएशंस को ऑल फ्रिक्वेंसीज पे, उसको हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं। एमिशन जो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, प्लांक्स कहता है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, वो डिस्क्रीट मैनर में होती है। उसने एक्सप्लेन किया था कि एनर्जी की, रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हों या एमिट होती हैं जब भी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के।
ठीक है। तो इसी चीज़ ने फिर लीड किया था आइंस्टाइन को 1905 में, उसने री इंटरप्रेट किया था प्लैंक्स थ्योरी को, जो कि एक्सप्लेन करती है फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, तो इस तरह ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस भी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन करता है, बोथ ए एंड बी। अगर इनको इन शॉर्ट आंसर करें तो इसका मतलब कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों को वो एक्सप्लेन करता है, इस वजह से ये दोनों इफेक्ट ये हो जाएंगे इससे। क्वेश्चन नंबर 11, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय। स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश होगा, इस वजह से इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जब टू इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम ऑर्बिटल में तो उनकी स्पिन कभी भी सेम नहीं हो सकती। एक की अगर प्लस हाफ है दूसरे की माइनस हाफ होगी, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एब्जॉर्प्शन, एमिशन, स्कैटरिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर, मतलब ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंट्रैक्शन है मैटर के साथ वो स्टडी किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का ठीक होगा, क्योंकि इसमें ना तो ये मोशन वाला कोई है या स्टडी ऑफ हीट चेंजेस, ये बहुत कुछ भी नहीं है इसमें, तो ऑप्शन बी ठीक है। मिलिकन यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट आयल, एक्स रेज हैव सेम नेचर एज गामा रेज। अब ये कैसे हमने सॉल्व करना है, वो इस वजह से कि एक्स रेज हैं वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, तो हमारे पास जो दूसरी हैं गामा रेज हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स रेज हैव सेम नेचर एज गामा रेज। गामा रेज के साथ इस सेम नेचर इस वजह से कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ठीक है, एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्फा या बीटा बीच में नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द एमिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एमिशन है तो यकीनन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, एमिशन तभी होगी ना। एब्जॉर्प्शन होती है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये एब्जॉर्ब करता है तो ये फिर ऊपर इधर इधर आएगा। ठीक है, यहाँ से फिर ये गया ऊपर चला गया, ये एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन एमिशन के केस में एक्साइटेड स्टेट से ये नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा यूनिट ऑफ वेव नंबर इज पर मीटर। Question number 17, a node is a surface where the probability of finding an electron is 0. Question number 18, in atomic absorption spectroscopy, the most strongly absorbed light is called as resonance line. ठीक है, रेजोनेंस की वजह से जो लाइन मिलती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब्ड लाइट होती है, वो तो रेजोनेंस लाइन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, द पेयर ऑफ लाइट सोर्स एंड एटमाइजर रिजल्टिंग हाईएस्ट सेंसिटिविटी टू एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट इज़। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें, दो पेयर हैं, जो एक हैलो कैथोड लैम्प, इसको अमूमन HCl भी लिखते हैं, ग्रेफाइट फर्नेस एटमाइज़र। अब इन दो चीज़ों में क्या है, जो हेलो कैथोड लैम्प है ना, ये हाईली स्पेशलाइज्ड लाइट सोर्स है। ठीक है, ये है मेरे पास हाईली स्पेशलाइज्ड लाइट सोर्स। और जो दूसरे वाला है, एक तो ये है और दूसरा जो है ग्रेफाइट फर्नेस है। ग्रेफाइट फर्नेस, जो ग्रेफाइट फर्नेस एटमाइज़र है, ये एफिशिएंट वेपराइजेशन के लिए यूज़ होता है, सैम्पल को वेपराइज करने के लिए यूज़ होता है। इसका इतना हाई टेम्परेचर, इवन 3000 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर तक भी ये पहुंच जाता है, मतलब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी अटेन कर लेता है। तो ये दोनों जो है, इनका पेयर जो होता है वो हाईली सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है। जब हम इसकी बात करते हैं ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री की, तो इसके केस में होता ही है कि जब सैम्पल को इंट्रोड्यूस किया जाता है एटमाइज़र में, तो एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो वेपराइज भी होते हैं, एक्साइटेड भी होते हैं बाय लाइट। ठीक है, जो HCl से मतलब हेलो कैथोड लैम्प से लाइट आती है उससे एक्साइट होते हैं। वेपराइज़र तो हम यूज़ कर रहे हैं ग्रेफाइट फर्नेस। तो ये सारा कुछ जो है इन दोनों को यूज़ करके, दोनों को यूज़ करके ये हाई या सेंसिटिविटी को अटेन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, द वेव नंबर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय सर्टेन सोर्स इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट विल बी। अच्छा, इसके केस में वेव नंबर और वेवलेंथ इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का रिलेशन है। तो वेव नंबर जो है मेरे पास और वेवलेंथ इज इक्वल टू 1/μ/, ये है इसका रिलेशन। अगर आप पुट करेंगे 1/μ/, जो है वो वेव नंबर है, तो वेव नंबर हमें दिया हुआ है इतना है, तो 2 × 10⁻⁶ है।
तो अगर मैं 10⁻6 को ऊपर ले जाऊँ बगैर कैलकुलेटर के भी करें तो ये 10⁻6 हो जाएगा सीधा सीधा। 1/2 है तो इसको लिखूँगी तो वो 0.5 हो गया, हाफ होता है जो 0.5 भी लिखें तो उसको। अब 0.5 10⁻6 ये पर मीटर में है, ठीक है। अब मैंने 5 है, अगर इसको मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो हमें पता है नैनो जो है 10⁻9 को बोलते हैं। तो -6 को -9 बनाने के लिए जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं 3 डिजिट्स आगे मूव करूँगी, ठीक है। तो -3 मेरे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसको 1 डिजिट करूँगी तो वो 5 बन जाएगा, ठीक है। उससे आगे एक और करूँगी तो ज़ीरो लगाएगा, उससे आगे एक और करूँगी तो ज़ीरो लगाएंगे, ये हो गया। तो ये -6 है तो -3 इसमें और ऐड हो जाएगा जो हमने पॉइंट को मूव किया, तो ये टोटल -9 हो जाएगा। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9, तो -9 को नैनोमीटर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब 10⁻⁹ की जगह नैनोमीटर पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ए वाला ऑप्शन ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 21, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज आल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं इसको। द क्वेश्चन नंबर 22, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजेनिक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज जी वेरीज एज। अच्छा, इसका अगर फार्मूला आपने किया हो तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसका फार्मूला में देखें तो इसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि E इज़ इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18। इसका बिल्कुल फाइनल फार्मूला इसलिए नहीं लिखा कि वहाँ पे जी को उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 1 लिख दिया हुआ, तो हम लोग ने यहाँ पे देखना है वैसे फार्मूला जी के साथ, तो ये देखें इस तरह है। तो जी को एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखें तो इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है। ई इज इक्वल टू जी स्केयर, तो ये जी स्केयर हमारे पास इसका आंसर होगा। 23, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूट्रल एटम्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कंसनट्रेशन के होगी, कंसनट्रेशन ऑफ द एलिमेंट के, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ एलिमेंट होगी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगी। Number 24, the potassium salts are placed in Bunsen flame to obtain the line spectrum. The color of the light emitted is violet. अब ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली वायलेट रीजन में ही वेवलेंथ इसकी बढ़ेगा। फ्लेम टेस्ट अगर आपने किया हो तो के जो है जो पोटासियम है वो वायलेट कलर देगा। अगर इसकी जगह सोडियम उन्होंने कहा होता तो हमारे पास आंसर येलो होता, अगर सीजियम कहा होता तो हमारे पास आंसर ब्लू होता, अगर लिथियम कहा होता क्रिम्सन रेड होता, ठीक है। तो ये कलर्स याद करने पड़ेंगे कि कौन सा कलर देता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कौन सी वेवलेंथ एमिट होगी। क्वेश्चन नंबर 25, लाइंस विच अपीयर इन अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम आर। अच्छा, सेम है, जो लाइंस होती हैं ना एब्जॉर्प्शन हो या एमिशन स्पेक्ट्रम हो सेम है। यहाँ पे प्रोसेस डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट है इसको करने का, लेकिन रिजल्ट सेम होता है। सेम इन सेंस के लाइंस सेम मिलती हैं, डिपेंड वो करता है कि बैकग्राउंड लाइट होगा या बैकग्राउंड ब्राइट है या लाइट डार्क है, वो अलग फिनोमेना, वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन है या एमिशन है, लेकिन जो लाइंस होंगी वो सेम पॉइंट पे आएंगी। 26, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मेजर्ड बाय मिलीकन, प्लैंक्स इक्वेशन इज। अच्छा, ये इसका आंसर ये है, E इज इक्वल टू एच म्यू, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, द सोडियम गिव्स येलो कलर एट 589.3 नैनोमीटर इन फ्लेम। सोडियम इतना कलर देता है 589 पे, तो वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन फॉर द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम विल बी। अभी हम लोगों ने ये ऊपर पहले भी बात की है, तो वो सेम होगा। अगर इस तरह ये कलर इस पे 589 पे देगा तो उसकी जो वेवलेंथ और रेडिएशन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन होगी उसमें भी यही होगी 589, पॉइंट सेम रहता है। ऊपर हमने बात की कि सेम एडमिशन हो या एब्जॉर्प्शन हो सेम होगा, तो इसीलिए इसका तो आंसर यहाँ से मिल जाता है कि जहाँ क्वेश्चन आप पढ़ेंगे अगर इसको ध्यान से रीड करें तो आंसर वही है। क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। इसमें लाइट सोर्स जो है वो टंगस्टन यूज़ होता है। वोल्टेज की बात की है तो इतना ज़्यादा वोल्टेज यूज़ नहीं होता, ये नहीं होगा। एयर एसिटिलीन फ्लेम इज़ नॉट यूज, नो यूज़ होता है इसमें, तो ये इसका आंसर ए होगा। 30, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4 इज। अब इसमें देखें N तो 4 है, ठीक है, L इज इक्वल टू 3 कैसे है? L की वैल्यू जो है वो हमें पता है वो होती है 0 1 2 3, इधर तक करते हैं। 0 S के लिए, P के लिए, D के लिए, ये F के लिए। तो L की वैल्यू कितनी है? L इज इक्वल टू 3, तो 3 क्या है जी? F की बात करें सब शेल की, तो F में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 14। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 इसमें आ सकते हैं।
Question number 31. The energies E1 and E2 of two radiations are 2.5 electron volt and 5 electron volt respectively. The relation between their wavelength. ये बताना हम लोगों ने रिलेशन, तो वेवलेंथ और एनर्जी का जो रिलेशन है ये हमें पता है कि इन्वर्स है, ई इन्वर्स रिलेशन टू लैम्डा। तो अगर हम E1 लैम्डा 1 E2 लैम्डा 2 करके करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा E1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1 इन्वर्स रिलेशन में, तो ये आएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, E1 की वैल्यू हमारे पास है 2.5 रिस्पेक्टिवली है, तो E1 की 2.5 ओवर E2 की है 2.5 ये, तो 5 इज इक्वल टू ये लैम्डा 2 ओवर लैम्डा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले इसको 5 और ये है 2.5 1 टाइम और ये 2 टाइम होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा कि 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू ये लैम्डा 1 इधर चला गया लैम्डा 1, तो ये इक्वेशन आएगा। तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, तो हमारे पास है ये एक्चुअली ये लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2, तो ये 32 maximum number of electrons in a subshell of an atom is determined by the following। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 इंटू 2l प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4l प्लस 2 बनता है, तो यही आंसर है बी वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ कलरलेस सोल्यूशन इन एक्वस मीडियम। ये कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि डी ट्रांजिशन होती है तो कलर्स शो होते हैं। अब इनमें से स्कैंडियम ही है जिसके केस में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे तो डी ट्रांजिशन नहीं होगी, जब डी ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलर भी नहीं होगा। ठीक है, स्कैंडियम के केस में देखें तो स्कैंडियम का जो होता है ना वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि ऑर्गन और 4s2 और 3d1 ये स्कैंडियम की होती है। लेकिन अगर स्कैंडियम +3 करें ना तो +3 के केस में ये 3 वाले तो ये 3 निकल के यहाँ से रिमूव होंगे तो +3 है, तो बाकी देखें ऑर्गन पूरा मतलब पूरे 18 बचते हैं, तो वो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से स्कैंडियम आंसर होगा। 34 विच प्रिंसिपल रूल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू 2। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है जो इसको करता है, 2 के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे ऑर्बिटल में। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली विद थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसने क्या किया था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसने न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन किया था, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल कर देंगे, ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, लेकिन पोजीशन ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी होगा, पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी है, पर सेंटीमीटर हो तो वो वेव नंबर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस हैव सेम पैरामैग्नेटिक मूवमेंट। अब पैरामैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कॉपर और टाइटेनियम का सेम है, उसके रीज़न ये है कि कॉपर और टाइटेनियम में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बता देती हूँ कि कॉपर है, कॉपर +2 अगर करें, वैसे ही कॉपर 29 होता है, कॉपर 29 है, तो कॉपर 29 की अगर मैं करूँ तो होगी आर्गन मतलब 18 ये हो गए पूरे, फिर 4s2, फिर 3d9। ठीक है, 18 ये और 2 ये 20 20 और 9 29 पूरे हो गए हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं उसका टाइटेनियम का, इसका मैं पॉइंट उसमें भी बताती हूँ। टाइटेनियम का तो टाइटेनियम 22 होता है, 22। इसमें क्या होगा, पहले आर्गन के 18 पूरे ये हो गए, फिर नेक्स्ट करेंगे तो इसमें 4s2 में 2 होंगे और 3d में कितने होंगे, ये होंगे 20 और 3d में 2 होंगे। अब यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं जो बेसिकली क्वेश्चन में है। कॉपर हमारे पास +2 में है, ठीक है, कॉपर +2 में है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले 4s2 में से निकलेंगे। ठीक है, तो 3d9 बचेगा। टाइटेनियम 22 है, तो क्वेश्चन में ये +3 में है, जब ये +3 में है पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स 4s में से गए, 1 इलेक्ट्रॉन d में से निकल गया, बाकी क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो अब इसमें देखें बाकी सब कुछ चेंज है, जो 3d9 है और 3d1 ये इसमें डिफरेंस है। अगर 3d9 को मैं ड्रा करती हूँ ना ऐसे करके,
तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट वाला होगा जो आउटर ये अनपेयर्ड होगा, बाकी सारे पेयर आप 8 हो जाएंगे ना। 3D को अगर 3D9 को ड्रा करूँ तो इस तरह होगा, एक अनपेयर्ड होगा, बाकी सारे पेयर आप 8 इलेक्ट्रॉन। 3D1 ये तो सामने सामने नज़र आ रहा है कि 1 है, तो इन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो जो इनका पैरामैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय एडिशन ऑफ। अच्छा, जो आयनाइजेशन इंटरफेरेंस होती है ना, इसको एलिमिनेट किया जाता है बाय एडिंग लो आयनाइजेशन पोटेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो सीजियम का लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, सीजियम साल्ट्स यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्राइडाइन। हाइड्राइडाइन ये है H नेगेटिव, तो 1s2 होगा। वैसे हाइड्रोजन में 1 होता है, उसकी करें तो 1s1 है, तो अगर हाइड्राइड हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 1s2। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर क्या होता है? ऐसे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनको आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर बोलेंगे। अब पहले इनको देख लेते हैं। N3 -3 और -2, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 + 3 10, ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 + 2 10, मतलब ये कि दोनों का ये 10 है। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और हमने वो देखना है जो नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आगे नाइट्रोजन -3 फिर 10, और नाइट्रोजन -3 का फिर 10 है, और F फ्लोरीन का 9 होता है, +1 करेंगे तो इसका भी 10, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सोडियम +1 जो है वो 10, और एलुमिनियम 13 होता है, 3 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा। ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। मैग्नीशियम बेरिलियम आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। मैग्नीशियम +2 में इसका 12 होता है, तो ये बचेगा 10, ठीक है। बेरिलियम जो होता है वो 4 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो उसमें से 2 और निकालें तो 2 होगा, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, बोहर्स थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोहर्स थ्योरी जो है वो इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी, और बेरिलियम पे नहीं होगी। इसकी रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी नहीं है। जो बोहर्स थ्योरी है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी पे होता है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम +1 है, तो एक इसका मतलब एक हाइड्रोजन निकल गया। वैसे ये 2 होते हैं ना, तो -1 तो 1 बचा। लिथियम 3 होता है, 2 गए तो इसका भी 1 बचा। तो बेरिलियम जो है वो 4 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट गामा रेज भी, एक्स रेज भी, ये EMR हैं, तो ये करेंगी। डी ब्रॉगलियस वेव्स नहीं करेंगे। 43, इन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन। जो इसमें ग्राफ ड्रा होता है वो इस तरह होता है कि जो एमिशन होती है वो इस यहाँ पे पुट करते हैं, जो वेवलेंथ है जो लैम्डा, वो यहाँ पे पुट करते हैं। इस तरह हमें आता है कि इतनी एमिशन हुई है या इतने इस वेवलेंथ पे, तो ये इन दोनों के डी वाला ऑप्शन। 44, द आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? हैलोजेंस होते हैं। तो हैलोजेंस को अगर वो करेंगे तो वो NH2 NP5 होगा। क्वेश्चन नंबर 45, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ लिथियम इज ऑफ। अच्छा, इसका रेडियस का फॉर्मूला पुट करते हैं, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाए। रेडियस का फॉर्मूला होगा 0.53 और मल्टीप्लाई बाय n²/z, ठीक है। लिथियम +2 के केस में ये n जो की वैल्यू उसकी 1 होगी, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, तो यहाँ पे n², यहाँ पे हम लिखेंगे 0.53 मल्टीप्लाई बाय 1/z3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर बी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, सॉलिड सैंपल्स कैन बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय यूज़ ऑफ। सॉलिड सैंपल्स जो है वो ग्रेफाइट फर्नेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किए जा सकते हैं। फ्लेम में हम लोग सोल्यूशन यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन बी होगा। 47, एन एटम ए, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, एन एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ए की ये है, बी की ये है। अब कहते हैं इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो यहीं से आंसर मिल जाता है। ए की 1s2 2s2 2p1, दूसरे की 1s2 2s2 2p1। तो इसमें देखा जाए तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि इनकी वैलेंसी सेम है, 3 है। आउटर मोस्ट में देखें 3 है, तो 3 है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा? AB होगा, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी सेम है। रीज़न ये है, द मेन एडवांटेज ऑफ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ओवर द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़। बी है, एनालिसिस ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली। 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस।
तो लॉन्ग द एक्सिस जो होते हैं ये डी जी स्क्र, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र, ये लॉन्ग द एक्सिस हैं। जो बाकी बचते हैं एक्स जी, जी वाई जी या एक्स वाई, ये तीनों जो हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। सो आंसर हमारे पास होगा ए वाला। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस नैरो बैंड, बैंड है ये, ब्रांड नहीं, विद पीक्स जनरली कॉल्ड एज लाइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स। इसमें सिंपल जो है एक ही ट्रांजिशन होगी जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये नैरो बैंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ओनली।